सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, विश्व की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक मानी जाती है और इसकी शुरुआत लगभग 300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी थी, जिसमें आज का पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। इस सभ्यता का पहला पता 1921 में पंजाब के साहिवाल जिले के हड़प्पा से चला और फिर 1922 में सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो से भी इसके अवशेष मिले। इन खोजों ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि लगभग 5000 साल पहले भी भारत में एक ऐसी शहरी संस्कृति मौजूद थी जो उस समय की अन्य सभ्यताओं जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया के बराबर खड़ी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो अवशेष मिले, उनमें पक्की ईंटों से बने घर, सुव्यवस्थित सड़कें, नालियां और जल निकासी प्रणाली, अनाज भंडार, स्नानागार और मिट्टी व धातु से बने अनेक बर्तन और मूर्तियां शामिल थीं। सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ की बस्तियां बेहद योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थीं, जिससे यह पता चलता है कि उस समय के लोग शहरी जीवन की गहरी समझ रखते थे और सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर अपनी बस्तियां बसाते थे। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, जो लगभग 29 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा था, इसकी सबसे अद्भुत खोजों में से एक है और यह दर्शाता है कि उस समय के लोग स्वच्छता और धार्मिक आचरण को कितना महत्व देते थे। यहां से प्राप्त मुहरों पर खुदे चित्र और लिपियां इस सभ्यता की भाषा और व्यापारिक गतिविधियों के प्रमाण देते हैं। हालांकि अभी तक उनकी लिपि को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि पर निर्भर थे और गेहूं, जौ, तिल जैसी फसलें उगाते थे। साथ ही वे बैलगादी और हल का प्रयोग करते थे, जो उस समय की उन्नत कृषि तकनीकों को दर्शाता है। यहाँ के लोग शिल्पकला, मूर्तिकला और धातु कला में भी निपुण थे और नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य मूर्ति इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। इस सभ्यता का व्यापार भी बेहद उन्नत था और वे मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे, जहां उनकी मुहरें भी पाई गईं। समाज में वर्ग विभाजन भी मौजूद था, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग सामुदायिक जीवन जीते थे और धर्म, व्यापार तथा सामाजिक जीवन को एक दूसरे से जोड़ कर रखते थे। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इस सभ्यता में किसी राजा या युद्ध के प्रमाण नहीं मिले, जिससे यह संकेत मिलता है कि लोग आपसी सहयोग और शांति के साथ रहते थे। कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता का यह पहला परिचय हमें यह बताता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन समय से ही उन्नत शहरी जीवन, सुव्यवस्थित प्रशासन और सांस्कृतिक विकास मौजूद था और हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के खंडहर आज भी हमें उस महान अतीत की याद दिलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की गहराई को समझने के लिए हमें इसके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर नजर डालनी होगी, क्योंकि यही पहलू हमें यह बताता है कि उस समय के लोग किस तरह जीते थे, किस तरह सोचते थे और किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहाँ का समाज एक संगठित और सहयोगी ढांचे पर आधारित था, जहां हर व्यक्ति की भूमिका तय थी और सभी मिलकर सभ्यता की उन्नति में योगदान देते थे। लोग परिवार और समुदाय के रूप में रहते थे और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। हालांकि स्त्रियों का भी समाज में विशेष महत्व था। देवी देवताओं की पूजा में प्रजनन शक्ति और प्रकृति की आराधना को अहम स्थान दिया गया था और इसीलिए यहाँ से मातृदेवी की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं। यह हमें बताता है कि यहाँ के लोग उर्वरता, समृद्धि और जीवन के चक्र को बेहद सम्मान देते थे। इसके अलावा अग्निवेदी, पशुपति महादेव जैसी मुहरें और वृक्षों तथा पशुओं की आकृतियां यह संकेत देती हैं कि उनका धर्म प्रकृति और योग जैसी परंपराओं से जुड़ा हुआ था। लोग साफ सफाई और शुद्धता पर विशेष ध्यान देते थे, जिसका प्रमाण मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार और हर घर में बनी नालियां और स्नान गृह हैं। यहाँ के वस्त्र मुख्य रूप से कपास से बने होते थे, जो उस समय की दुनिया में एक अनोखी उपलब्धि थी, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग दुनिया के पहले कपास बुनने वालों में से थे।
गहनों और अलंकरण का भी खास महत्व था, चाहे वह महिलाएं हों या पुरुष। सभी मोतियों, कीमती पत्थरों और धातुओं से बने आभूषण पहनते थे, और यह संकेत देता है कि उन्हें सौंदर्य बोध और शिल्पकला दोनों की गहरी समझ थी। शिक्षा और ज्ञान का भी इस सभ्यता में स्थान था, क्योंकि मोहरों और लिपियों से पता चलता है कि उनके पास एक विकसित लेखन प्रणाली थी, भले ही आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इस लेखन प्रणाली ने व्यापार, धार्मिक कार्यों और प्रशासन को संगठित करने में मदद की होगी। समाज में अमीर और गरीब का अंतर अवश्य था, क्योंकि खुदाई में बड़े और सुसज्जित मकानों के साथ साथ छोटे और साधारण घर भी मिले हैं। फिर भी किसी बड़े युद्ध या अत्याचार के सबूत न मिलने से यह साफ है कि लोग शांति और सहयोग से जीते थे। उनके भोजन में गेहूं, जौ, तिल, चना और चावल जैसे अनाज शामिल थे। साथ ही मछली, मांस और दूध का भी प्रयोग होता था। यह सब बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन बहुआयामी और संतुलित था, जहां आध्यात्मिकता, कला, सौंदर्य, स्वास्थ्य और सामुदायिक एकता सब एक साथ मौजूद थे। यह सभ्यता सिर्फ अपनी भौतिक उपलब्धियों के कारण महान नहीं थी, बल्कि इसलिए भी अद्वितीय थी क्योंकि इसने जीवन को संतुलित और सुव्यवस्थित ढंग से जीने का रास्ता दिखाया। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसका व्यापार और आर्थिक जीवन था, जिसने इसे समकालीन सभ्यताओं में एक विशिष्ट पहचान दी। यहाँ के लोग स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापार करते थे, और इसका प्रमाण खुदाई से प्राप्त अनेक मोहरों, तौल तराजू, माप के पत्थरों और विदेशी वस्तुओं से मिलता है। व्यापार के लिए वे बैलगादियों और नावों का प्रयोग करते थे, क्योंकि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां इस सभ्यता की जीवन रेखा थीं और जल परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन भी थीं। अनाज, कपास, मिट्टी और धातु के बर्तन, मोतियों से बने आभूषण और अन्य हस्तशिल्प वस्तुएं उनके व्यापार के प्रमुख उत्पाद थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे मेसोपोटामिया जैसी दूरस्थ सभ्यताओं से भी व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा नाम का उल्लेख मिलता है, जिसे अधिकांश इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता से जोड़ते हैं। यहां से मिले लैपिस लाजुली, कार्नेलियन, तांबा और सोने जैसे कीमती पत्थर और धातुएं यह दर्शाती हैं कि वे वस्तुओं का आयात और निर्यात दोनों करते थे। व्यापार को संगठित और निष्पक्ष बनाने के लिए उन्होंने एक सटीक तौल और माप प्रणाली विकसित की थी, जिससे यह पता चलता है कि वे आर्थिक मामलों में भी बेहद उन्नत और व्यवस्थित थे। उनकी मोहरें, जिन पर पशुओं, वृक्षों और रहस्यमयी लिपियों की आकृतियां बनी होती थीं, न केवल पहचान के प्रतीक थीं बल्कि व्यापारिक दस्तावेजों में भी प्रयोग होती थीं। यह हमें उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक समृद्धि दोनों की झलक देती हैं। शहरों में बने बड़े बड़े अनाज भंडार इस बात का प्रमाण हैं कि वे कृषि उत्पादन को संगठित ढंग से संग्रहित और नियंत्रित करते थे और संभवतः इसे कर या व्यापार के माध्यम से वितरित करते थे। यह सभ्यता सामूहिक जीवन और सहयोग पर आधारित थी, और उनके आर्थिक ढांचे ने ही उन्हें इतना स्थायी और प्रगतिशील बनाया। उनके पास धातुकर्म की भी बेहतरीन समझ थी। तांबे और कांसे से बने औजार और हथियार इसका प्रमाण हैं। इन औजारों का प्रयोग कृषि, शिल्प और निर्माण कार्यों में होता था, न कि युद्ध के लिए, क्योंकि अब तक इस सभ्यता में किसी बड़े युद्ध या आक्रमण के प्रमाण नहीं मिले हैं। व्यापारिक गतिविधियां और आर्थिक संतुलन ही वह स्तंभ थे जिन पर यह सभ्यता खड़ी थी, और यही कारण है कि हजारों साल पहले भी यह सभ्यता आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर जुड़ी हुई थी। यह दिखाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल सांस्कृतिक या धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में गिनी जा सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए हमें इसकी शहरी योजना और स्थापत्य कला पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि यही क्षेत्र इस सभ्यता को अन्य सभी समकालीन सभ्यताओं से अलग और विशिष्ट बनाता है।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों की संरचना इतनी योजनाबद्ध और व्यवस्थित थी कि आज भी विशेषज्ञ हैरान रह जाते हैं कि हजारों साल पहले लोग इतनी वैज्ञानिक सोच और इंजीनियरिंग कौशल कैसे विकसित कर पाए थे। यहाँ की बस्तियां ग्रिड पैटर्न में बसाई गई थीं, जहां चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और मकान सुसंगत ढंग से बने हुए थे। पक्की ईंटों से बने मकान बहुमंजिला भी थे, जिनमें कमरे, आंगन, रसोई और स्नानघर शामिल होते थे। लगभग हर घर में कुएं और जल निकासी की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, जो यह दर्शाती है कि लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व को गहराई से समझते थे। सबसे अद्भुत बात यह थी कि हर घर से निकलने वाला गंदा पानी ढकी हुई नालियों से होकर मुख्य नालियों में पहुंचता था और फिर शहर से बाहर ले जाया जाता था। यह जल निकासी प्रणाली आज भी आधुनिक शहरों के लिए प्रेरणा का स्रोत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार तो विश्व प्रसिद्ध है, जो न केवल उनकी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र था, बल्कि सामुदायिक स्वच्छता और सामूहिक जीवन की भी झलक देता है। इसके अलावा यहाँ के अनाज भंडार इतने विशाल और सुव्यवस्थित थे कि यह संकेत मिलता है कि वे अपने कृषि उत्पादन को सुरक्षित रखने और समाज में समान रूप से बांटने की व्यवस्था रखते थे। शहरों में सार्वजनिक इमारतें और सभा स्थल भी मौजूद थे, जहां लोग एकत्र होकर सामूहिक निर्णय लेते होंगे। यह इस बात का संकेत है कि प्रशासनिक और सामाजिक संगठन का स्तर अत्यंत उन्नत था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की ईंटों का आकार और माप एक समान था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वहां निर्माण कार्यों के लिए मानक नियम बनाए गए थे। यह मानकीकरण केवल तकनीकी दक्षता ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक दृढ़ता का भी प्रमाण है। शहरी योजना में अग्निकुंड, कार्यशालाएं, धातु गलाने के केंद्र और मिट्टी के बर्तनों की भट्टियां भी मिली हैं, जो उनके औद्योगिक जीवन को दर्शाती हैं। इतनी संगठित और सुव्यवस्थित बस्तियां यह सिद्ध करती हैं कि उस समय का समाज न केवल उन्नत सोच वाला था, बल्कि उसमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की भी क्षमता थी। यह सभ्यता वास्तव में मानव इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, जहां शहरी जीवन, स्वच्छता, सामुदायिक सहयोग और तकनीकी दक्षता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी हमारे YouTube चैनल स्किल करियर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए स्किल करियर के साथ बने रहें। धन्यवाद।